नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे यूनियन बजट की। महिलाओं को क्या मिला? निर्मला सीतारमण जी खुद एक महिला हैं और उम्मीदें काफ़ी होती हैं, लेकिन चलिए, हमारा फेडरल सिस्टम है और उसमें वैसे तो शपथ ये ली जाती है कि जन्म, भेद, लिंग सबसे ऊपर उठ करके एक ही राष्ट्र के बारे में आपको सोचना है। लेकिन कई बार ये बात होती है कि महिलाओं को लेके क्या वास्तव में आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता हावी है या उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि बजट में मिला क्या महिलाओं को और क्या कुछ दिया जा सकता था, या जो कुछ है उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उससे, ये सबसे बड़ी बात होगी। और हमारे साथ नारी में चर्चा के लिए मौजूद हैं सुबह अख्तर जी हैं, हमारे साथ एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे साथ खुशी जी हैं, MSME चलाती हैं और उद्यमी हैं, हमारे साथ अलका चौधरी जी हैं जो एक खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ अलका गौर जी हैं, डॉक्टर हैं, और जूही केडिया हैं, भाजपा से हैं, और रूबी खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगी। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल शुरू करता हूं। और मैम, क्या कहेंगे यूनियन बजट को लेके? छोड़ दीजिए जी। सर, यूनियन बजट से आशाएं तो हमें हमेशा ज़्यादा रहती हैं। हम मगर एक कोई बात होती है कि मांगे कभी पूरी नहीं होती। तो पहले से बहुत बेहतर है, ज़रूर और चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बट क्या कमियां हैं क्या नहीं हैं वो तो अभी चर्चा में पता चलेगा हमको ज़्यादा। मगर हाँ, इनकम टैक्स स्लैब्स बढ़ाने से तो कोई परेशानी नहीं है, आपने कर दिया, मगर इनकम बढ़ाने के ज़रिए और लोन्स और को डिसबर्सल के लिए हमने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, हमें उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी बात निकल के आती है। जैसे पहले भी हमने चर्चाएं की, तो यह है कि टैक्स स्लैब बढ़ा दीजिए, टैक्स पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दो बातें, पैसा कैसे आएगा जो मार्केट में जाएगा, और रोजगार कैसे सृजित होंगे, वो सबसे बड़ी बात है। जी खुशी मैम। जैसे यूनियन बजट के अंदर अभी महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो स्टार्ट करी है, उसके अंदर 2 लाख रुपए की आप FD करवा सकते हो, जिसमें 7.5% की रेट है। लेकिन उस ये अपन 2 लाख रुपए तब आएंगे ना जब रसोई घर का जो खर्चा है वो कम होगा। तो मुझे लगता है कि उसके साथ में अगर रसोई घर पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाता तो डेफिनेटली वुमेन्स वो सेविंग कर पाती, मेरा ये मानना। जी अलका जी, क्या मानना है आपका बजट को लेके? बजट को लेके वैसे बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ग्रोइंग है। इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से महिलाओं को, बच्चों को, सबको आगे बढ़ाने के हिसाब से, स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन जो एक शिकायत रह गई, बीइंग अ फीमेल जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उस अपने ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके हिसाब से हमें ये आशा थी कि एटलीस्ट जो नीचे के तबके की महिलाएं या लो मिडिल इनकम वाली जो महिलाएं हैं, उनको एक्सेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइक एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। वो एक शिकायत है उनसे, क्योंकि हमें जैसे महिलाओं को आप जब लोन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा विषमताएं हैं, इतने कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं जो उनको सपोर्ट कर पाए, तो वो लोन लेना बड़ा डिफिकल्ट है। कहने को बहुत सीड कैपिटल फंडिंग, सीड फंडिंग या बहुत तरह की योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी, लेकिन एक्चुअल फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। ये एक था कि ईजी एक्सेस हो फाइनेंस को लेके, प्लस ईजी टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बस इतना सा चाहिए था महिलाओं को, ये नहीं मिल पाया। एक मेरा सवाल है, जिस सेक्टर को लेके आप काम करते हैं, स्लम एरिया और गरीब महिलाओं के लिए, उनका कुछ इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिनको फ्री राशन था वो मिल ही रहा है। यानी हाँ, एक बात है कि वहाँ के बच्चे अगर पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए। कुछ नर्सिंग कॉलेजेस खोले हैं नए, उसमें भी बच्चों को आगे जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो करना चाहें उन्हीं के लिए है बेसिकली। थोड़ा पेंशन को लेके भी था कि फीमेल्स की पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए थी, वो नहीं है इसमें, यही सब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ लगता है आपको कि क्योंकि आज भी हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के जिस तरह से होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए मातृ शिशु मृत्यु दर है, वो भी हमारे सामने एक चुनौती है, वो घट पाएगी इससे? हाँ, ये बहुत ही वेलकम करने लायक बजट है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जैसे कि एक 2047 का इन्होंने एम लिया है जो सिकल सेल एनीमिया का। अगर हम देखें, आंकड़े देखें, पुराने आंकड़े, तो आज भी
20 लाख बच्चे 2 साल के अंदर अंदर सिकल सेल एनीमिया से मर जाते हैं। दूसरा, कोविड के अंदर इन्होंने जो इतनी सारी डोजेस दिए हैं वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। एक R&D पे इन्होंने बड़ा फोकस किया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम आगे हेल्थ इंडस्ट्री में बढ़ ही नहीं सकते हेल्थ सेक्टर के अंदर। और उसको भी इन्होंने कॉलेजेस के संग एफिशिएटेड कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट के डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया है। कॉलेजेस के अंदर इस तरह के कोर्सेज चलाए जाएंगे जिससे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो बच्चे बनाना सीखें। डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, बट देन आप इक्विपमेंट्स की देखो तो वो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं सॉरी। और उसके अलावा जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज, एजुकेशन फॉर ऑल, और एक फ़ीमेल्स के लिए ये बड़ा अप्रिशिएबल एफर्ट किया इन्होंने कि 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के संग जितनी भी ग्रामीण महिलाएं उनको जोड़ा है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। और क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ तो जो मेडिकल जैसे 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस आए हैं, ये बड़ा अप्रिशिएबल स्टेप है। बिकॉज जब तक हेल्थ स्टाफ नहीं होगा, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा, तब तक डॉक्टर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, पूरी एक टीम होती है फाइट करने के लिए। तो मैं इस बजट को बहुत वेलकम करूँगी। और ये अमृतकाल का बजट है। हम अगर फ्यूचर का सोचें, हम आज की नहीं सोचें, अगर हम अपना एक एक जना पर्सनल नज़रिया देखें तो शायद मैं भी खुश नहीं होंगी, ये भी खुश नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसको एज अ फैमिली देखें तो हमें समझ में आएगा कि सबके लिए सब कुछ है। और वैसे भी हम उनकी तरफ देखने की बजाय ये भी तो देखें कि वो जो पुराने उन्होंने कभी भी पॉलिसीज़ निकाली हैं वो कितनी एग्जीक्यूट हुई हैं, और जो न्यू निकाली हैं हम उसके लिए अवेयर हैं या नहीं है। हम एटलीस्ट हम हार्ड वर्क तो कर ही सकते हैं, हम अपना कर्म प्रधान बन ही सकते हैं। अगर आप कर्म प्रधान है तो हो सकता है ये जो योजनाएं आई हैं वो हमें फ्रूटफुल भी लगेंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क इज वर्शिप, उस पर तो सभी कुछ टिका हुआ है। और अगर यूँ हम बात करके देखें कि आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, दो तरह की बजट में पॉलिसी जो होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ऐसा लगता है कि लंबे समय के लिए आपको थोड़ा सा तो आपको रिस्क लेना होगा। चलिए, रूबी खान जी कांग्रेस से हमारे साथ में, मैं बजट को लेके मैं चाहूँगा कि क्या रिएक्शन रहेगा आपका। देखिए, जो बजट पेश किया गया है उसको इन्होंने एक विजनरी बजट का एक मुलम्मा पहनाया है, या कि मैं कहना चाहूँगी नाम दिया है। बट मेरे हिसाब से ये एक ब्लर विजनरी बजट है। ब्लर इसलिए है क्योंकि जैसे अब महिलाओं के मुद्दों को ही आप ले लीजिए, आपने इमीडिएट पॉइंट्स को कवर ना करते हुए आगे 3 से 25 साल तक के पॉइंट्स को कवर कर दिया। जब तक आप इमीडिएट बेस को वर्कआउट नहीं करोगे, 25 साल पुरानी नई आप कैसी योजना बना सकते हो। अब महिलाओं के लिए आपने वो सम्मान सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स का दे दिया 2 लाख तक। आप अरे जब उनके पास 2 लाख होंगे ही नहीं, कोरोना में उनके हस्बैंड्स की इनकम चली गई है, उनकी खुद की इनकम चली गई है, आप रोजगार के प्रोस्पेक्ट्स क्या क्रिएट कर रहे हो। जब तक कि प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट, मनरेगा में आपने कम कर दिया बजट को लाके, तो आप जब तक प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप किसी की प्रॉस्पेरिटी को कैसे क्रिएट कर सकोगे। आपने गैस के ऊपर सब्सिडी दोबारा से चालू नहीं करी, आपने पेट्रोल डीजल पे से टैक्सेस को कम नहीं करा, आपने महंगाई को कम नहीं करा। आप कह रहे हो देखिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप देखिए विजन, इट्स अ विजनरी बजट, बट इट्स अ विजनरी बजट बट इट्स ब्लर। आपने सिर्फ एक गोल्डन ख्वाब दिखा दिया लोगों को कि देखो आने वाला कल ऐसा है। आज जो भी पथरीली जमीन है उस पर आपको चलना है, उन कांटों को सहना है, आपके पैर फलेंगे, ब्लीड होंगे, आपकी जेब खत्म है, आपको वही सिलेंडर लेना पड़ेगा, 1200, 1300, 1400 जाने कब तक बढ़ेगा, आपको वही पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ेगा, आपकी सब्जियां उतनी ही महंगी। एक गृहिणी के लिए क्या चाहिए ये बताइए आप। एक गृहिणी के लिए चाहिए कि वो अपना घर अच्छे से संभाल सके, अपने घर के बजट को मेंटेन कर सके। जब बजट ही ऊपर नीचे है तो वो 2 लाख रुपए कहां से जमा कराएगी। या इनकम टैक्स में आपने 50,000 का एक्स्ट्रा कर दिया, अरे तो उसके पास ना घर के जेंट्स के पास इतनी इनकम होगी ना लेडीज के पास, तो वो टैक्स कहां से देंगे। बजट इज अ टोटल ब्लर विजनरी बजट, जो इन्होंने सिर्फ जिसे कहते हैं ना लॉलीपॉप दिया है अंबानी जी, अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। आम आदमी को, आम महिला को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको लगता है इसमें भी अडानी अंबानी का ध्यान रखा गया बजट में भी? जब हाई की जो इंडस्ट्रीज हैं जो उनको होल्ड हो रही हैं, उन पे जब उन्होंने ऐसी कोई रियायत नहीं करी जिससे कि उनकी पॉकेट में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आए, तो आप बताइए फायदा किसका हो रहा है। आम आदमी की पॉकेट पे वजन वही का वही है। बजट जो होता है, जो केंद्र सरकार होती है, वो बजट ऐसा बनाती है कि आम आदमी को फैसिलिटी मिले, आम आदमी की पॉकेट फ्रेंडली बजट होना चाहिए। बट दिस इज नॉट
a normal Indian's pocket friendly budget. This is an industrialist pocket friendly budget. I am not saying industrialist को नहीं फायदा होना चाहिए, लेकिन आम आदमी का फायदा सर्वोपरि है. India is a welfare state and welfare is for the common man. It is for everyone, not only for the privileged ones. 80 करोड़ लोगों का ध्यान रखा है कि अगर हम कॉमन मैन की बात भी करें तो उनका 1 साल मुफ्त अनाज और बढ़ा दिया. 80 करोड़ लोगों का ध्यान रखा. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की आप पॉपुलेशन देखिए कितनी है. आप 1 साल का अनाज बढ़ा दिया. उस अनाज की क्वालिटी कभी देखिए राशन की दुकान पे जाके आपने? राशन की दुकान वाले जो उनके साथ करते हैं वो कभी आपने झेला है? वो हम देखते हैं. हम ग्रास रूट लेवल पे इन लोगों के साथ काम करते हैं. उनको कितना अनाज मिलता है, उनको कितनी राशन की चीजें मिलती हैं. कभी इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए केंद्र सरकार ने? नहीं. मैंने अभी भी बोला और मैं हमेशा बोलूंगी, ये एक लॉलीपॉप बजट है. इट्स अ ब्लर विजनरी बजट. चलिए जूही केडिया देंगे अभी इन सब चीजों का जवाब. जी बिल्कुल, मेरे को लगता है ये बहुत ही बेहतरीन बजट है. डेफिनेटली ग्रो करने के लिए आपको फ्यूचरिस्टिक तो सोचना ही पड़ता है. उसके बीच में आप सारे ओवरलैपिंग इश्यूज को एड्रेस करते हैं. अगर आप 10 साल बाद का ही नहीं सोचेंगे तो आप 1 साल का सोच के 10 साल बाद वो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. तो मुझे लगता है ये जो अमृत काल में सप्तऋषि बजट आया है, ये सेंसिटाइज भी कर रहा है सारे सिटीजन्स के साथ और एम्पथाइज भी कर रहा है. और ये सिर्फ वेग और ब्लड नहीं कहूँगी मैं इसे, क्योंकि अगर आप इसकी निटिग्रिटी में जाके देखेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को पूरा स्पेसिफिक बताया गया है कि व्हाट डू दे मीन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट. कहाँ पे आज उज्ज्वला योजना चल रही है, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ है. हर सेक्टर में जो कैपिटल इन्फ्यूज़ करने का अभी जो बजट आया है वो सब में ज़्यादा है. तो उसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टैक्स रिबेट के ब्रैकेट्स बढ़ाए गए हैं. दैट मीन्स आपके घर में ज़्यादा पैसा सेव होगा जो टैक्स में जा रहा था, तो वो आप सेव कर पाएंगे. वो आपके किचन में आएगा, वो आपके हर जगह एजुकेशन में जाएगा. नेशनल लाइब्रेरीज सेटअप हो रही है. हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट. डेफिनेटली 99% 100% हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो बेहतर परफॉर्म करे, बेहतर पॉलिसीज़ लाए सबके डेवलपमेंट के लिए. लेकिन 1% डेवलपमेंट का स्कोप हर जगह पे रहता है. उसको हमें एज अ कॉम्पिटिटिव वो नहीं देखना चाहिए. और आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे हमें खुद को एज अ इंडिविजुअल भी काम करना चाहिए. अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है तो एजुकेट भी कर रही है उसके लिए. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ पे जाके हमें उसकी जानकारी तो खुद से ही लेनी पड़ेगी. गवर्नमेंट घर बैठे आपके घर में आके नॉक करके नहीं बता के जाएगी कि ये स्कीम आ रही है. तो खुद को इंडिविजुअल स्टांस उस पर लेना पड़ता है. मेरे इस पे राय ये है. जी, आपने कहा कि सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है. वैसे तो लोग ये मान के चलते हैं कि डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उससे रहती है. बाय सेंट्रलाइज आई मीन वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. सेंट्रल कंट्रोल आना ज़रूरी है. हर चीज़ का डिजिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर विजिबिलिटी, फॉर क्लैरिटी. दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेंट्रलाइजेशन. ठीक बात है. देखिए, योजनाएं अच्छी बनती हैं. गवर्नमेंट कोई भी बजट बनाती है उसका अपने एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है कि आपके फाइनेंशियल ईयर में उससे आगे बढ़ना है देश को, और बजट एलोकेशन भी करनी है. पब्लिक डोमेन में जाता है, दुनिया देखती है उस बजट को. मोदी जी ने एक दिन पहले ही कहा कि हमारे बजट पे दुनिया की निगाहें टिकी हुई है. निश्चित होनी भी चाहिए. दावा किया गया है कि 10वीं इकोनॉमी थी हमारी, वो 5th पे पहुंच गए हम. हमारे जो एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की आय की बात है 1.97 लाख, उसमें इजाफा हुआ है. लेकिन कुछ सवाल खड़े ऐसे होते हैं कि सवाल उठते हैं, अपोजिशन वाले उठाते हैं कि आंकड़ों का माया जाल है, जेब में पैसा नहीं है. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट मानती है. तो फिर ये हमारी इनकम बढ़ कैसे रही है? इनकम जैसे वही बात है. अभी हम लोग ये सब आपने सारे सबसे क्वेश्चंस पूछे. ये किसी ने बोला नहीं हमारे किचन में अनाज नहीं आ रहा, बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा. ये सब कुछ ओवरलैपिंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो केटर कर रही है गवर्नमेंट. जब वो कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बेटर इनकम प्रोवाइड हो रही है, हर तरह से वो आपका इनकम जनरेशन कर रही है. तो आपको खुद आत्मनिर्भर बना रही है. उसमें प्रॉब्लम क्या है? जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास. सुबह जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा. गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी हैं जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए और इनके लिए कुछ स्कीम्स के लिए कच्चा माल के लिए प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बड़ा बाजार मुहैया कराया जाएगा. लेकिन वो किन के लिए? स्वयं सहायता समूह. वो हमारे पारंपरिक जो चीज़ें, हमारी आर्ट है, उसी को प्रमोट किया जाता है. आपको नहीं लगता कि समय के साथ में
परंपरागत जो चीज़ें उसको भी स्किल के साथ अटैच करना चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें आप बाजार मुहैया कराते रहेंगे, हाट बाजार लगाते रहेंगे, उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। बेहद ज़रूरी है इस चीज़ पे बात करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आपने रॉ सप्लाई, मार्केटिंग इनिशिएटिव, इन सब के लिए आपने बजट एलोकेट किया, मगर आप ये बताएं जिनको आप करवाना चाहते हैं उनके साथ एजेंसीज कौन सी जुड़ेंगी? आप जो जिन सप्लाई की बात करते हैं वहाँ वो रॉ मटेरियल सप्लाई आएगा किसके लिए? कोई क्या पापड़ बेचेगा बना के? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गए वो दिन जब हम अड़हत पे जाके खुला सामान खरीद के लेके आते थे। आज हम हाइपर मार्केट्स में आते हैं, तो क्या हम इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हाइपर मार्केट्स क्रिएट करेंगे? क्या उसका कुछ बजट है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बना हुआ हाइजीनिक माल अच्छे से पैकेज हुआ हुआ, अच्छे से मार्केट हुआ हुआ वहाँ से बिकेगा? हम पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर उस पैसे से पैसा कमाना कैसे है हम वो तो कर नहीं रहे। वो बन जाएगा अगर चीज़, तो फिर वो कहीं जाके सड़ जाएगी, इनकम फिर नहीं आएगी, फिर क्या हुआ? ब्लर्ड विजन कहते हैं। जूही जी की बात से भी कहूँगी कि आज ये किया है, अगले साल चलो ये इशू जब आएगा तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे, मगर इसमें 1 साल मेहनत चली गई, 1 साल का पैसा चला गया। हमें साल दर साल एक रोड मैप बनाना चाहिए। हम महिला उद्यमी हैं, हम अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। आपने भी अपनी टॉक शुरू करने से पहले यही कहा, लॉन्ग टर्म विजन था, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में, माइलस्टोन्स में बांटना ज़रूरी था, वो हमने किया नहीं। तो अब ये बताएं कि अड़हत पे जाके खरीदेंगे या अब हाइपर मार्केट्स हम कब लेके आएंगे? तो आपको लगता है कि एनर्जी टॉनिक बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन प्यास लग रही है तो पहले पानी तो पिलाना होगा? बिल्कुल, खाने के बगैर आप तब भी रह लेंगे, पानी तो पहले देना है। जी चलिए, खुशी जी आपके पास में आना चाहूँगा। ओवरऑल जैसे बात की जाए, आज जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ का, एक सीनियर सिटीजन है उनका पहले 15 लाख था, 30 लाख का होगा निवेश का, 4.5 से बढ़ा के 9 लाख कर दिया उसको। तो क्या लगता है कि जो बेनिफिट्स मिलेंगे, अभी जैसे अलका जी ने कहा, गौर मैम ने कहा कि 157 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम जो बात कर रहे थे ओवरऑल, क्योंकि जेंडर गैप से बाहर तो निकलना होगा, इसमें महिलाओं को भी जॉब तो मिलेगा। आज हम नारी में बात कर रहे हैं, महिलाओं की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो केवल पुरुष को नहीं मिलेंगी, महिलाओं को भी मिलेंगी, तो यहाँ मान सकते हैं कि कुछ राहत उनके लिए भी है। डेफिनेटली, जैसे वृद्धाश्रम, जैसे सीनियर सिटीजन्स है, 60 ईयर से ऊपर वाले जो लोग हैं, उनके लिए आप एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, लेकिन अभी तक भी उनको जो पेंशन्स होती है उन पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एफडी रेट्स आप इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय उनका जो है टैक्स है वो उनको फ्री में दे दिया जाए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती थी, एड्रेस प्रूफ। अभी सिर्फ पैन कार्ड को ही प्राथमिकता दी गई है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है कि जैसे कि टैक्स जो है अपन पे कर रहे हैं, उन पे भी अपने को छूट मिलनी चाहिए अच्छे से। बिल्कुल। अलका जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर या महिला मुख्यमंत्री हो, महिला प्रधानमंत्री हो, तो किस तरह की सोच होती है? कुछ एडिशनल कुछ सोच आती है कि महिला है तो कुछ हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा आज के ज़माने में तो नहीं लगता जी। अब महिलाएं भी उतनी ही इच्छा शक्ति से खड़ी हो गई हैं और जो करना चाहे वो कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। उनकी भी नज़र वैसी नहीं है कि केवल महिला ओरिएंटेड हो या महिला से संबंधित ज़्यादा कुछ सोचा जाए। एक देश के हिसाब से उन्होंने अच्छा सोचा है, लेकिन जो एक बीइंग अ महिला हम चाहते थे कि शायद कुछ महिलाओं को प्रिविलेज मिले, वो नहीं मिला, बस इतनी सी बात है। यानी हम जो चाहते हैं कि छोटे तबके की महिलाएं हैं या जो लो इनकम ग्रुप है उनको थोड़ा सहूलियत मिल जाती, इजी टू एक्सेस फाइनेंस होता, इतना वो हमें नहीं मिल पाया। देखिए, चांस अभी भी है कि जब बजट डिबेट चलेंगी, अनुदान मांगे होंगी, उस दौरान इंडिविजुअल मंत्रालय के हिसाब से होंगी। उसके अलावा आप रिप्लाई जब देंगी उस समय कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तबके के लिए कुछ गौर फरमाना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, बस इतना ही हो कि उनको लोन आसानी से मिल जाए। एटलीस्ट 1 लाख का लोन तो सीड फंडिंग स्टार्ट हो, ताकि कोई महिला अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर पाए। सबसे पहला तो काम, पहला कदम जिसको कहेंगे, प्रथम स्टेप या पहला कदम जो होना चाहिए वो इतना सा हो, 1 लाख तक की ग्रांट उनको ईजिली एक्सेस हो जाए, ताकि वो कुछ भी काम कर पाए। और हर महिला, चाहे नीचे के घर से हो, चाहे मीडियम, चाहे अपर लेवल पे, सब कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना कुछ काम नहीं करना चाहता हो, तो उनको थोड़ा सा पुश मिल जाए, ये हम फाइनेंस मिनिस्टर से अपेक्षा रखते हैं। जी,
गौर मैम, क्या लगता है आपको कि आज भी हमारी आबादी है बड़ी संख्या में रूरल बेल्ट में रहती है, स्लम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको लगता है कि उनके लिए कुछ ऐसा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वो डेवलप किया जाना चाहिए जो बजट में हो सकता था, खासकर बच्चियों के लिए? आज भी जैसे राजस्थान में उड़ान चला है योजना, सैनिटरी नैपकिन्स और बहुत सारी कुछ चीज़ें, आज भी हाइजीनिक जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है, तो लगता है कि उस पर फोकस। दूसरा, 2 साल कोविड में गवर्नमेंट खुद भी मान के चलती है और हम लोग भी देखा है सभी लोगों ने, उसके बाद का पहला बजट है 2 साल कोविड से निकलने के बाद का, तो कुछ और उम्मीद की जा सकती थी इस बजट से कि हाँ इस सेक्टर में आप ये कर सकते थे? जैसे आपने अभी महिलाओं का बताया, बच्चियों के लिए बताया कि ये जो फ्री सैनिटरी नैपकिन वाली स्कीम थी, हमने यूनियन गवर्नमेंट ने बजट पास कर दिया, योजनाएं निकाल दी, लेकिन हर चीज़ चैनलाइज होती है। उस चैनल के अंदर यूनियन गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, बड़ी अथॉरिटीज़ भी काम करती हैं और छोटी भी करती हैं। उन बच्चों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं, उसके लिए हम एक तो सीधे गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कभी भी। जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, जब वो घर को चलाता है तो वो ये याद रखता है कि वो मुखिया होने के बाद अपने पोते, नाती, दोहेते सबका ध्यान रखे। इसी तरह से अगर जैसे जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह की योजना है या हेल्थ फॉर ऑल मिशन है, रूरल मिशंस हैं, काफ़ी सारे मिशंस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टार्ट किए हैं। जैसे न्यू नर्सिंग कॉलेज का स्टार्ट किया है, R&D में स्टार्ट किया है, ये इक्विपमेंट्स का स्टार्ट किया है, हर पंचायत के लिए एक लाइब्रेरी का भी प्रावधान रखा है, ये सब चीज़ें रखी हैं। अभी जैसे MSMEs में भी अभी 900 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। हम कोशिश ये करें कि हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश नहीं करें। अगर मेरे ऊपर आप किसी काम की जिम्मेदारी देते हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो मुझे आप ये काम सबलेट कर दें, मैं नीचे वाले लोगों को सबलेट कर दूं। अगर हम इस चेन रिएक्शन से करेंगे तो गवर्नमेंट की योजनाएं हर लेवल तक आराम से पहुंच जाएंगी। और हाँ, एक चीज़, मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ लेकिन फाइनेंसेस का एक मैं पॉइंट रखना चाहूँगी। आज के टाइम में इनकम टैक्स देता कौन है? 2 से 3% लोग। तो एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो सारे डायरेक्ट टैक्सेस कर देने चाहिए, क्योंकि GST है से अगर मैं कोई सर्विस दे रही हूँ मुझे GST देना पड़ेगा, तो सर्विस तो हम सभी ले रहे हैं ना, तो हम GST दें बजाय सीधे इनकम टैक्स। मेरे इनकम के ऊपर, स्लैब के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है, और कई लोग ऐसे हैं, ऐसे एक घर के अंदर 10 मेंबर हैं और हर एक की कमाई जो है 15-15 हज़ार है, तो आपके घर में कितने रुपए आ रहे हैं, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? उस पर क्यों नहीं कोई प्रोविज़न बनाया जाता है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ध्यान में रखते हुए, सबके विकास को देखते हुए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, सीनियर सिटीजन्स हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी फील्ड हो। जैसे मैडम ने कहा था स्किल डेवलपमेंट का, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी वो जो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के संग ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया है, उनको स्किल के अलावा अब IT से भी जोड़ा गया है कि वो IoT, रोबोटिक्स, AI, ML इन सब से भी अपनी मार्केटिंग करें। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है। और यही महिलाएं जब टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएंगी तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि हम सब मतलब बीइंग अ वुमेन, अगर एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलें, एक दूसरे को एम्पावर्ड करें, चाहे वो छोटी हो हमसे, चाहे वो एज में छोटी हो, चाहे वो हमारे जो लेवल है, फाइनेंशियल लेवल है, उसमें छोटी हो, कोशिश ये करेंगे हम उन्हें मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें। और अगर हो सके तो कम से कम एज अ फीमेल अगर मैं प्लेज लूँ कि मैं 2 महिलाओं का हाथ पकड़ूंगी और उनको 2 को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो आगे उनको उनके पैरों पे खड़ा करके मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि वो आगे 2 और महिलाओं को सशक्त करें। तब जाके ये चेन बन पाएगी और तब जाके हम निर्मला सीतारमण जी को रिस्पेक्ट कर पाएंगे और उनसे अग्री कर पाएंगे, या किसी भी फीमेल से। हम आपके साइड में भी अलका जी बैठी है, उनका ये कहना है कि वो महिला है तो वो भी सशक्त करें। उसमें भी मैं आपको एक, आई एम सॉरी अगर, लेकिन मैं आपको वहाँ करेक्ट करना चाहूँगी। हम फीमेल होके, चाहे हम पढ़े लिखे हों, हाईली एजुकेटेड हों या इलिटरेट हों, चाहे हम रिच हों चाहे हम पुअर हों, हम ये हमेशा सिंपैथी क्यों गेन करना चाहते हैं? ये सोच के कि हमारे लिए वो औरत खड़ी है तो वो औरत हमारे लिए कुछ करे, क्यों करे? हम खुद को अपना इतना सशक्त क्यों नहीं कर लेते? मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक औरत थी और उसके बच्चे के पास में एकदम से टाइगर आ गया, तो उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आई कि वो अपने बच्चे को वहाँ से उठा के ले गई और उस टाइगर से लड़ गई। तो बीइंग अ फीमेल मेरा ये मानना है कि हम अपनी जो इंटरनल
पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको क्यों नहीं पहचानते हैं? हमें हर बार बेचारी लाचार ऐसा क्यों बनना है? हम खुद ही स्ट्रॉन्ग, एक औरत जो एक माँ का रोल निभा सकती है, एक बहन का, एक पत्नी का, एक बुआ, चाची, भतीजी, जो भी है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। सिर्फ माइंडसेट है, सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है, आप चाहो जहाँ तक ले जा सकते हो। आज निर्मला सीतारमण है, कल को कोई दूसरा मेल होगा, वहीं फाइनेंस मिनिस्टर बैठा होगा, तब भी हम ये उम्मीद करें कि साहब ये बेचारे हम महिलाएं हैं, हमारे लिए तो ये कुछ ना कुछ करेगा। क्यों करेगा? हम करें ना उनको, हम उस लेवल पे खड़े होकर दिखाएं कि हम दिखाएं मेल्स को कि वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, और वो भी ग्रास रूट लेवल से लेके यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। थैंक यू जी। चलिए रूबी जी, आपने सुना, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। तो मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगा रूबी खान जी का। जी रूबी जी, अभी आपने सुना कि हमेशा हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, अब तो उड़ान के लिए आसमान खुला है, तो उसे हमें जीना चाहिए कि हमारे पंख भगवान ने इतने दिए हैं तो हम उस उड़ान को ऊंचाई तक ले जाए। बिल्कुल, महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी मदद कर सकती हैं। लेकिन जब सवाल आता है बजट का, और वो भी एक कंट्री के बजट का, भारत के बजट का, तो उसमें न सिर्फ महिलाएं, न सिर्फ पुरुष, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी बजट की तरफ देखते हैं, छोटे कॉटेज इंडस्ट्री वाले भी देखते हैं, मजदूर भी देखते हैं, किसान भी देखते हैं, महिलाएं भी देखती हैं बजट की तरफ कि उनको क्या इस बजट से मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं को महंगाई में राहत मिलेगी, महिलाओं को गैस जैसे किचन की चीज़ों में सब्सिडी में राहत मिलेगी, महिलाओं को टैक्स रिबेट में ज़्यादा राहत मिलेगी, इसमें बेचारगी का कोई सवाल नहीं है। इसमें सवाल है एक्सपेक्टेशन का, जो हर इंसान, भारत की आवाम का हर एक इंसान जब बजट आता है और जब बजट को सुनता है या पढ़ता है, तो हर इंसान ये देखता है, किसान अपनी चीज को देखता है कि मुझे क्या मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी चीज को, तो महिलाएं अपनी चीज को देखती है कि आज हमें क्या मिल रहा है। इस हिसाब से मैं कहना चाहती हूं कि कोरोना के बाद आए इस बजट को बहुत उम्मीदों से देखा जा रहा था, लेकिन उम्मीदें बिल्कुल पूरी नहीं, स्पेशली महिला जगत की उम्मीदें बिल्कुल पूरी नहीं हुई हैं। महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं है, पॉकेट में छेद उतना ही बड़ा है, उसको सिलने की कहीं कोई कोशिश नहीं करी गई है। और ये कहा गया है कि आने वाले 10, 20, 25 साल का बजट है। तो देखिए, जब तक कि हमारी जमीन नहीं बनेगी, आज अगर हम दलदल में खड़े हैं और हमको ये कहा जाए कि आगे जन्नत है, आगे नखलिस्तान है, वहां आप जाइए, वहां बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपको 10 साल लगेंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हमें एक जमीन दो, एक मजबूत जमीन दो, न सिर्फ महिलाओं को बल्कि हमारे भाइयों को भी। महंगाई से हम महिलाएं ही त्रस्त नहीं हैं, महंगाई से हमारे पुरुष भी त्रस्त हैं, हमारे भाई भी, क्योंकि घर सबसे मिलके चलता है। इसी तरह से कंट्री सबसे मिलके चलती है। मैंने कहा ये ओवरऑल वेलफेयर कंट्री है। सो द बजट should address to each and every problem, immediate and future. It should address each and every problem. अगर ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक बजट बन के रह जाएगा तो हम सिर्फ आने वाले कल को ही देखते रहेंगे, आज हम डूब जाएंगे। जूही जी, ये बात बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि 25 साल की बात की जा रही है कि 25 साल का विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, अमृत काल है, 50 साल की बात की जा रही है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वे ठीक है, आगे की बात तो करिए, लेकिन तुरंत में रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। तुरंत में रिलीफ आई थिंक फ्यूचरिस्टिक स्कीम से ही आएगा, बिकॉज आपको कोई भी शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म गोल को इन्विजन करना। और जैसा कि अभी रूबी जी ने भी कहा कि सब अपना देख रहे हैं कि बजट में हमें क्या मिल रहा है, लेकिन आप ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और जेंडर बाइसेस नहीं कर सकते वहाँ पे। मेल्स तो नहीं बोल रहे कि हमें क्या मिल रहा है, तो फीमेल्स, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला अभी यहाँ पे कि हमें खुद को सशक्त करना पड़ेगा। हम ऐसे दोनों तरफ से हम सारी चीज़ें नहीं ले सकते कि एज अ फीमेल हम बाइसेस दिखा के और एकदम सॉफ्ट होके ये भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें सब कुछ दे दो, और फिर हम बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो बड़े सशक्त हैं सब कुछ करने में। तो आप ऑक्यूपेशन से बोलिए कि हाँ किसान देख रहा है, अब वो किसान फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेल ही हो। तो नंबर 1 ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। नंबर 2 जो आपने बोला कि लॉन्ग टर्म ही देख रहे हैं, तो आप अगर
सप्तऋषि स्कीम जाके पूरा हमारा ये देखेंगे अमृतकाल का, तो उसमें हर एक स्कीम का सब डिवीजन है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं कि उनके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। नेशनल लाइब्रेरी हो, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट्स हो, कुछ भी हो, तो उसका अभी एक बजट पास प्रपोज किया गया है कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू एंड दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म गोल्स आर ऑलवेज हिडन इन दैट, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी तो ये साल भर का काम हमारा रह जाएगा, साल भर का हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो साल भर का काम हमारे 10 साल के डेवलपमेंट को केटर करेगा। नाउ इट्स अप टू अस कि हम हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखें कि हाफ एम्प्टी। वो पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। एज अ वर्किंग वुमेन भी मैं ये बोलना चाहूँगी, एज अ बीजेपी कार्यकर्ता भी मैं ये बोलना चाहूँगी, हमें खुद से ग्रास रूट लेवल पे अपने एक्शंस को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हर चीज़ पे गवर्नमेंट में एक सवाल है जो यहाँ पे देखिए, जेंडर गैप आज भी है हमारे यहाँ पे। दूसरा, पारंपरिक जो चीजें हैं उस पर तो फोकस किया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जैसे, उस पर कि आप उसको बढ़िए, आपको रॉ मटेरियल पे हेल्प मिलेगी, आपको एक मार्केट मिलेगा, हॉट मार्केट वगैरह सब जगह पे भी हैं। लेकिन गैप हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गैप आगे बढ़ना चाहिए, महिला अपने आप को महिला क्यों, क्योंकि देखिए ये तो सरकारों के नजर में और हमारे समाज के नजरिए में भी है, उससे तो बाहर निकलना होगा। मैं भी चाहूंगा कि बाहर निकले। वो जेंडर गैप आपको नहीं लगता कि आज भी है? डेफिनेटली जेंडर गैप है, कोई डिनाइंग ही नहीं है इसमें। लेकिन आप ये देखिए वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिल होते चले जा रहा है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पे नहीं हो रहा है, वो एक अपना एक फैक्टर है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट, इंडिविजुअल ग्लोबल लेवल, हर तरीके से हो रहा है वो। क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ एक लीनियरिटी पे नहीं चल रही है, सारे फैक्टर्स ओवरलैपिंग है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, खुद का सेल्फ ड्राइव भी है, सब कुछ है। तो हम क्या कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल वो गैप को कम करने के लिए? हमें सबसे पहले उसे क्वेश्चन करना चाहिए, रादर देन हम जाके बजट पे क्वेश्चन कर दे कि नहीं बजट में ये नहीं हो रहा, बजट में वो नहीं हो रहा। हमने क्या किया, आपने और मैंने एज एन इंडिविजुअल क्या किया? तो वो आई थिंक क्वेश्चन करना और वो सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए, और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से पहले। इसके लिए मैं अलका जी के पास जाना चाहूंगा। जूही जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि खुद को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले अपने से ही शुरुआत करनी चाहिए। यानी कोई भी आपके मन में कोई विचार हो किसी भी फीमेल के, आज तो ये बहुत आसान हो गया है, सच पूछिए तो सच में आसान हो गया है। बहुत जने हाथ पकड़ने को बैठे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अपने NGOs हो, चाहे अपने से बड़ा कोई भी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो। आज की डेट में प्रशासन में देखिए आप, नेता में देखिए, किसी से भी आप हेल्प मांगिए, सब लोग इजीली काम हेल्प करने को तैयार है। ये हमने देखा है आज की सोसाइटी में। शायद हम जयपुर में रहते हैं इसलिए आसान है, ऐसा समझ सकते हैं। पता नहीं गाँव की महिलाओं को इतना आसान है कि नहीं, आई थिंक इतना नहीं होगा, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी कठिन होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम महिलाओं के इसमें बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट से हमें आशा ये भी है कि हम आधी आबादी हैं, एटलीस्ट हमें इतना कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ाया जाए, और ये आसानी से किया जा सकता है। और उन्होंने, महिलाओं ने प्रूव भी किया है हर पोस्ट पे आके। ये एक छोटी सी आशा उनसे और अपेक्षा की जा सकती है। जी, तो आपका कहना है कि पॉलिसी मेकर्स में बनेंगे, विधायिका में अगर, तो 33% जो आरक्षण आप उसकी बात कर रही हैं कि वो आना चाहिए। खैर ये तो देखिए विल पावर पर डिपेंड करेगा, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, उसका बजट से कुछ वो भी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ये डिमांड है, इससे मैं सहमत हूँ आपकी बात से। खुशी जी, प्लेटफॉर्म मिले वो तो ठीक है, मिल रहा है, जैसे दो हमारे साथी बैठे हैं वो एग्री कर रहे हैं इस बात से। फिर क्या कारण है कि आज भी अगर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में आप रेशो देखिए, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप, उसमें जो रेशो है बहुत कम है, मतलब 2 फिगर में भी नहीं है। पॉइंट लगाओगे तो 2 फिगर बनेगा महिलाओं का। तो ऐसा क्यों है फिर? क्योंकि महिलाओं के लिए जैसे पुरुष बहुत सारी है ना जिम्मेदारियां महिलाओं पे ही, जैसे बच्चों को हैंडल करना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है वो महिलाओं पे ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू मेल्स। तो वो इजीली जैसे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो घर छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे पास में इतनी अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं हो पाती है कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती है हमारे पास में, जैसे रसोई का हमें देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे पास में टाइम भी कम होता है, और अपन उतनी फ्रीली अपन बाहर उतना जा नहीं सकते जितने एक मेल्स जा सकते हैं। तो दिस इज़ द रीजन कि महिलाएं उतना बराबरी नहीं कर पा रही हैं पुरुषों के। एक बड़ा कारण ये है। खैर चलिए, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, वो भी एक कारण है कि महिलाओं की प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी, उसके बाद में मैं सुभी जी आपके पास आऊँगा, लेकिन इस पॉइंट पे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँगा। मैम, आपको लगता है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहूँ या फिर ईश्वर ने जो उन्हें एक ये सहन करने की शक्ति दी है, उसके बारे में कुछ सरकार को सोचा जाना चाहिए? वर्क फ्रॉम होम है,
ऐसे टाइम पे या कुछ एक पॉलिसी ऐसी बनाई जा सके, क्योंकि आजकल डिमांड उठती है कि खासकर जब महिला के पीरियड टाइम आता है तो एटलीस्ट उसे वर्क फ्रॉम होम की कुछ स्थिति हो या छुट्टियां दी जाए, तो इस नेशनल पॉलिसी बनाई जा सकती है। ऐसी नेशनल पॉलिसी बनानी भी चाहिए, क्योंकि ये तो एक से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है। पीरियड्स आना, स्पैज्म होता है, क्रैम्प्स होते हैं, फीमेल्स का हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और आप ये देखिए कि बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि काफ़ी फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस भी ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उनको घर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, फैमिली के अगर ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी वाली फैमिली है उनके लिए टाइमिंग्स को देख के कि नहीं 7 बजे तक ही प्रैक्टिस करनी है, 8 बजे डिनर प्रिपेयर करके देना है। तो कुछ पॉलिसी पे गवर्नमेंट को इन पे वर्क करना चाहिए, मैटरनिटी लीव और एक पीरियड्स लीव। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमएनसीज ने तो अब देना भी शुरू कर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज़ लाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एट द सेम टाइम जो भी लेडीज़ डॉक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसे प्रिविलेज दिए जाएं, जैसे कोई क्रैच है या कुछ तो ऐसी हेल्प, एसोसिएटेड हेल्प होनी चाहिए जिससे कि उनको कभी भी ये फील नहीं आए, ये मदर गिल्टी फील नहीं आए कि भाई मैं घर टाइम से पहुंच रहा हूँ, मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। इफ़ दे आर फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली तो उनके ऊपर ये बर्डन और भी ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम कर देंगे तो उल्टा ज़्यादा अप्रिशिएबल ही होगा। और हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भी बोल पाएंगे। और तो फिलहाल तो इसे डिमांड के रूप में कह सकते हैं, मस्ट है, बहुत बहुत बड़ी डिमांड है ये। और आप ये देखिए कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओ या आप प्रोफेशन में हो या आप अकेडमिक्स में हो, एज अ फीमेल डॉक्टर, मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ, अदर प्रोफेशंस को भी मैं कवर कर रही हूँ उसमें। तो आप देखिए कि फीमेल उस पोजीशन में खड़े होने की स्थिति में भी नहीं होती, क्रैम्प्स पे इतने ज़्यादा होते हैं, पेन्स इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये चीज़ पीयर ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि मेल्स अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के, लेकिन नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और उसके लिए हम सबको ही एक आवाज़ करके इसके लिए कोई बिल्स, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस लाने चाहिए। जब औरत, महिला, बच्ची कदम से कदम मिला के हर फील्ड में जाके अपना परचम लहरा रही है, तो फिर हम हेल्थ में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? और हम हैं तो सब हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की बातों से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। जी। ठीक है, पहली बात तो हम ये कहें कि सही में हमें जेंडर गैप, जब हम बजट पॉलिसीज बनाते हैं, हम ऑक्यूपेशन के हिसाब से बनाएं। हम उसको महिला या उसके हिसाब से, महिला प्रधान या पुरुष प्रधान, या फिर ऐसे ना करके हम एमएसएमई के हिसाब से, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हम इस तरीके से सेक्टर से बनाएं। मगर उसी बात पे, दूसरी बात पे, इस बात पे भी सहमत होगी कि टेक्नोलॉजी को जब हम लेके आ रहे हैं, और कोविड ने हमसे चाहे बहुत सी चीज़ें सीखी हों, बहुत से नए आयाम हमें दिखाए भी हैं। वर्क फ्रॉम होम का आयाम, हम जब प्रेगनेंसी लीव की बात कर रहे हैं, मत दीजिए लीव, कोई परेशानी नहीं है, हमें घर पे बैठ के हमारा एक सेटअप दीजिए जहाँ पे हमें 1.5 घंटा का ट्रैवल जो है दिन का वो ना करना पड़े। हम वहाँ से बैठ के आपका काम करेंगे, अपने आराम का बीच में ध्यान रखेंगे, चाहे हम रिक्लाइनर पे बैठ के काम करें या कुछ करें, हमारे लिए वो सेटअप होने चाहिए। हर कोई ख़रीद के नहीं दे सकता, ठीक है, एक रिपॉजिटरी बना लीजिए अपनी इंडस्ट्री में कि ठीक है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उस पे घर से वर्क फ्रॉम होम पे जाएगी, तो ये एक रिपॉजिटरी, जैसे हम एसेट्स
डिप्लॉय करते हैं ना, लैपटॉप देते हैं, सब करते हैं, तो ये एक एसेट डिप्लॉय हो जाएगा उसके घर के लिए। जब वो बात निकल के आएंगी काम करने के लिए, वो उन्हें शायद 1.5 महीने की ही छुट्टी चाहिए होगी, वो वापस से भी काम कर पाएंगी प्रेगनेंसी के बाद भी, मगर वो जो उनको आराम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो उसमें वो प्रोडक्टिव भी होंगी। आपको बैठे बैठाए पैसे नहीं देने, आपका काम भी हो रहा है, और वो औरत अपने लिए सशक्त भी है और अपने लिए काम भी कर रही है। सेम थिंग हम अपने लिए, हमें मालूम है कि पीरियड्स है, क्रैम्पिंग है, सब कुछ है, इसे एक मेडिकल लीव का दर्जा देना चाहिए। हम किसी को होते हैं पेन्स, किसी को नहीं होते हैं, ठीक है, किसी को ज़रा सी भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, किसी को बहुत कुछ हो जाता है बर्दाश्त, बट उसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है, तोल नहीं सकते। तो हम 5 से 6 दिन का, अगेन महिला और पुरुष के लिए ये इमरजेंसी वर्क फ्रॉम होम पर मंथ का एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है घर में और मेरे हस्बैंड कहीं जाके काम कर रहे हैं, और वो उनको ये ना सोचना पड़े कि मैं इसको घर पे छोड़ूं या फिर मैं काम पे जाऊं या मैं छुट्टी लूं, तो हम, अगर मैं ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा कुछ पीरियड्स भी हैं, कुछ हैं, दोनों मियाँ बीवी अगर काम कर सकते हैं घर से, तो वो भी हो सकता है। या फिर किसी और को देखने के लिए कि कोई घर में बीमार पड़ता ही है, बच्चा बीमार पड़ता है, तो क्यों माँ ही छोड़कर को के ऊपर ही छोड़ के जाए। जैसे खुशी जी ने बताया कि हम पे जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, बच्चे की ओपन हाउस है, पीटीएम है, स्पोर्ट्स डे है, क्यों औरत को ही जाना पड़ता है। इमोशनल एंगल हो सकता है, बाप भी जाना चाहता है, बट फर्क ये है कि एक ही सैलरी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पुरुष प्रधान होने की वजह से, और शायद वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी मेजर होती है, तो वहाँ ज़्यादा कटेगी, यहाँ कम कटेगी, तो औरत के ऊपर आ जाता है। तो ये कुछ पॉलिसीज पे काम करने का बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमने कोविड में देखा है। देखिए, किसी में प्रोडक्टिविटी है, तभी तो आपने वर्क फ्रॉम होम दिया, उसको बाहर नहीं निकाला। आप उसको एक थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप उसे वो फैसिलिटीज़ देंगे। खासकर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे सुबह जी ने कहा कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, जा भी सकती हैं, बट जैसे कहा जाता है ना कि समय और परिस्थितियाँ जब बदलती हैं, ये एक रिफॉर्म का युग कहूँगा मैं इसे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को एडवांटेज दें, लेकिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लगता है खुशी जी, ये रिफॉर्म होगा एक, अगर ऐसी सुविधाएं का कोई ऐसा मॉडल तैयार हो, गवर्नमेंट अपने स्तर पे के हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो भी करें, शायद कर भी रहे होंगे। नहीं, लेकिन डेफिनेटली अच्छे से उनको ना बोलते हैं कि हाँ होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। तो मुझे लगता है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे कि होता है कि सैलरी में भी आप देख सकते हो, मेल्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल्स को नहीं मिल पाती है, तो उसमें भी अपने को ना बराबरी होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए मेल्स के बजाय, क्योंकि वो घर का भी देखती है, वर्क भी करती है, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। तो डेफिनेटली महिला को ज़्यादा मिला, हस्बैंड की काट दी जाए चाहिए। हाँ काट दी जाए क्योंकि गृहिणी गृह मिनिस्टर से कम नहीं होती है, तो वो कितनी सारी चीज़ें एक साथ में करती है। नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी खुशी की बात से कि रिफॉर्म्स आना, प्रैक्टिकल होना, ये सब चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल नहीं है या कुछ, तो इस बात पे आप ये समझिए ना कि एक औरत ऑलरेडी काम कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बच्चे एक स्कूल में जाते हैं, बेटियां एक स्कूल में जाती हैं, स्पोर्ट्स डे के लिए रिहर्सल होती है। स्पोर्ट्स डे के आसपास, और वो बहुत अच्छी खिलाड़ी हो कुछ हो, स्पोर्ट्स डे के आसपास लड़कियों से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पीरियड सुने होंगे। जो एथलेटिक में ज़्यादा टीचर्स होते हैं वो उनको पीरियड पुश करने के लिए दवाइयाँ देने लगे हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि वो उस वक्त परफॉर्म कर सके, इतना प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि शायद वो बच्चा उसको निकाल वो कर सके। तो ये इम्प्रैक्टिकलिटी को भी नहीं लेके आए कि हम इतने अनप्रैक्टिकल हो जाएं कि ये सब चीज़ों पे भी लेके चले जाएं। दूसरा, पुरुषों औरतों को ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं है, मगर आप ये समझिए कि औरतें प्रोडक्टिव बहुत हैं। जो हमारे यहाँ कल्चर हो गया ना दिखाने के लिए कि 6 बजे के बाद कौन बैठेगा, क्योंकि औरत को मालूम है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए 8 बजे बच्चों का खाना उनकी मेज़ पे होना चाहिए, तो वो 6 बजे पूरा वाइंड अप करने के लिए अपना सारा दिन का काम जो है प्रोडक्टिवली करती है। 25-25 मिनट की कॉफ़ी ब्रेक नहीं लेती,
ठीक है, चाय भी वहीं पे बैठ के जाती है, पीती है, सब कुछ करती है और प्रोडक्टिव बहुत होती है। तो क्यों हम टाइम आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन ना करके या दूसरों को ये दिखा के कि इतनी देर से बैठी है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा बन गया है, हम डे वाइज रोस्टर्स देखें कि किसने कितना काम किया, अपने CRMs को इस तरीके से कैलकुलेट करें और फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस वैल्यू आप देखेंगे ना तो आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी सर। आप कुछ कहना चाह जैसे रही कि हैं? कुछ महिलाएं या सिंगल मदर है, जैसे कि मैं हूँ सिंगल मदर, तो उनको डेफिनेटली फादर और मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। तो इसीलिए मैंने उस विषय में बोला है कि महिलाओं पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इमोशनल उनका अटैचमेंट भी बच्चों से ज़्यादा होता है, तो वो डिजर्व करती है कि उनको लिटरली सैलरी ज़्यादा मिले। दिस इज़ माई पॉइंट। ओके, चलिए मैं रूबी जी आपके पास आना चाहूँगा एक बार में। एक पार्टी लाइन से अलग हट करके एक बात चल रही है। देखिए, ईश्वर ने ही कुछ बायोलॉजिकली महिला को चेंज किया है और वो तमाम चीज़ों को रख के अभी वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि बजट के साथ वो भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि लेट अलोन जेंडर बायस, ये जेंडर बायस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए, महिला की जो एक नेचुरल प्रॉब्लम है उसे समझने का वक्त है। ये रिफॉर्म्स के साथ कहूँगा मैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज भी इस टॉपिक पे बनी है कि महिलाओं को कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, जैसे कि क्रश फैसिलिटी एक उनमें से है। जैसे सिंगल मदर्स हैं या वर्किंग मदर्स हैं या घर से दूर जो काम करती हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, तो बच्चा कहाँ जाएगा, छोटा बच्चा। क्रश फैसिलिटीज हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी ऑफिसर हो, वो जब माँ बनती है तो उसका दिल और दिमाग अपने बच्चे में रहता है। जहाँ तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात है तो उसकी फैसिलिटी भी मैंने 1-2 ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिसेज में देखी है जहाँ सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन्स लगी हुई हैं वॉशरूम में, लेकिन ये चुनिंदा हैं, ये हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें जब डेवलपमेंट चाहिए तो इंक्लूसिव चाहिए होता है। महिलाओं के हाइजीनिक, महिलाओं के इमोशनल और जो महिलाओं के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के तहत दे सकती है, वो गवर्नमेंट को देना ही चाहिए। लीव, मेंस्ट्रुअल लीव, इट शुड बी एन इमरजेंसी लीव। जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी को कम क्रैम्प होता है, किसी को ज्यादा क्रैम्प होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, तो इट शुड बी ऑन चॉइस। मैटरनल लीव इज एवरीवन नीड्स मैटरनल। आप तो पैटर्नल लीव भी हो गया। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई है, बात ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी, अभी हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम के ऊपर। सरकारें देती हैं, बजट देते हैं, अभी स्वच्छ भारत मिशन भी चला, टॉयलेट्स की बात भी की गई, लेकिन आज भी हमारे समाज पे एक काला धब्बा है। टॉयलेट्स अभी सब जगह पे नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्पोजल की, आप बात कर रहे हैं, आप उनकी सोचिए कि गाँव में कैसे फेंक दिए जाते हैं, है नहीं महिलाओं के पास में ये, क्योंकि आज एक ओपन बंचर और बहुत सारी बातें खुल करके होती हैं। पहले इन सब चीज़ों की चर्चाएं नहीं होती थी। आज स्थिति ऐसी है, मैं एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा मैंने, पीरियड टाइम पे जब वॉशरूम जाते हैं, कॉमन होता है बच्चों का और टीचर्स का, मुंह में पानी भर के जाते हैं ताकि ब्लीडिंग के वहां पे कोई निशान ना बचे। हम उस भारत में जी रहे हैं, वो कुछ चीजें देखनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी की वजह से हम एक चेहरा देख रहे हैं भारत का, वो तरक्की को भी देखे, बिल्कुल तरक्की है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि उस ओर ध्यान देना चाहिए। और अगर सरकार का बजट आ रहा है तो उस एजेंसी को भी ख्याल करना चाहिए कि वास्तव में जहां पैसा आ रहा है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। तो जूही, आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस। बजट कोई भी हो, पिछला बजट जो हमने अनाउंस किया था उसकी क्या एक्चुअलिटी है, रिपोर्ट्स आनी चाहिए। और उसके अलावा इस बजट को जब हम करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन का रूट चार्ट क्या होगा, कैसे किया जाए इसे। जैसा कि योगेंद्र जी आपने बोला कि एक चेक बैलेंस शीट होनी ही चाहिए, मैं अग्री करूंगी उस चीज़ को कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिफरेंट फ्रेटर्निटी रखना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है उस पे काम कैसे हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और इससे जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्मूथली भी होगा। और फीमेल्स के बेटर हाइजीन के लिए जो आपने रूरल एरियाज़ की सिचुएशन भी बताई, बहुत जगह अर्बन एरियाज़ में भी है, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ एक ग्रास रूट लेवल पे टीम ही ऑर्गेनाइज करके और इसको देखना कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा,
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसीज़ में ऑलरेडी सेंसिटाइज किया हुआ है ये मैटर। आज आप टॉयलेट्स की बात करें, 10 करोड़ टॉयलेट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। एक फैमिली में हम 4 से 5 लोग भी अगर अकॉर्डिंगली देखें तो 50 करोड़ लोग एक्चुअली एक टॉयलेट से केटर हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पॉलिसीज़ में है, बट ग्रास रूट लेवल पे टीम होनी चाहिए फॉर द चेक एंड बैलेंस। आई एग्री। बिल्कुल, मैं सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम एक कंक्लूजन की बात करें इसके कि हाँ क्या कुछ जो कर रहे हैं चर्चा, 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। बजट हर गवर्नमेंट बनाता है, पब्लिक ऑडिट उसको ध्यान में रख करके बनाते हैं कि मेरी प्रजा है, मेरी जनता है, उसके लिए मैंने बजट बनाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनता को अवेयर होना पड़ेगा। मैं एक बार कहीं सुप्रीम कोर्ट के या किसी जज की ये टिप्पणी पढ़ी थी कि आप लोग जब वोट डालने का टाइम आता है उस समय तो गवर्नमेंट चुनने के लिए जो आपका राइट बना हुआ है उसमें खामोश रहते हैं, वोट नहीं डालते हैं, बाद में कहते हैं सरकार ने यही नहीं किया। उसी तरह से मैं बजट में आप लोगों को सबको एक सजगता के लिए कहना चाहूंगा, बजट आपके लिए बना है, आपका अधिकार है। आपके लिए जो पॉलिसीज बनी है उसे देखिए, देख करके आप पे जो लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन पे जाके बात करिए कि मुझे, मेरा अधिकार है ये, मुझे कैसे मिलेगा। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए कि मेरे को कुछ नहीं मिला। अभी हम चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वास्तव में खुद को भी थोड़ा सजग होना होगा कि इतना पैसा टैक्स पेयर्स का, जिसकी वजह से पैसा खर्च करके बजट बनता है, ऑफिसर्स लगे हुए हैं आपके लिए, और अगर वो आप ही के लिए नहीं बन पा रहा है तो फिर बेकार है। सरकारों के साथ साथ सरकार कर सकती है, लेकिन सजग आपको भी होना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।